समास की कक्षा में आपका स्वागत है। भाग 3 में हम अब 5वां समास कर्मधारय समास पढ़ेंगे। भाग 3 में कर्मधारय बहुब्रीहि दोनों समास पढ़ने वाले हैं हम। तो पहले कर्मधारय समास को क्लियर कर लेते हैं। तो जैसे बाकी समास हमने पढ़े हैं, ये भी मैं उसी ढंग से ही बताऊंगी आपको। तो पहले इसके उदाहरण लिख लेते हैं हम। मृग नयनी, उदाहरण में पता है हम क्या लिख रहे हैं, समस्त पद लिख रहे हैं। मृग नयनी और पीतांबर, नीलांबर, ये एक जैसे से उदाहरण लिख दिए मैंने दो। इसमें कुछ क्लियर करना है, पीतांबर को स्पेसिफिक, इसलिए मैंने लिखा है। और प्रधानमंत्री लिख देते हैं। चलिए, ये उदाहरण है हमारे, यानी कि ये क्या है, हमारे समस्त पद। ये हमारे समस्त पद हैं। अब इसका क्या करेंगे हम, इधर करेंगे हम इनका समास विग्रह। लेकिन समास विग्रह जब हम करेंगे तो उससे पहले हम दोनों पदों को अलग अलग करके देखें। ठीक है जी। इसका प्रथम पद है मृग और उत्तर पद नयनी। इसका भी पीत, प्रथम पद है अंबर, ये अ की मात्रा है, ये अ है इसके साथ में, अंबर उत्तर पद है। नीला, यह है प्रथम पद, पूर्व पद, और अंबर उत्तर पद। प्रधान, प्रधान पूर्व पद है हमारा, और मंत्री उत्तर पद हो गया। तो अब एक बात देखिए, मृग, पीत, नीला, प्रधान, ये क्या है, पहले इसका वो कर लें हम विग्रह। इतने आप सोचिए। मृग नयनी, मृग जैसे नयन वाली, नयनी लिखा है हमने इसलिए, ठीक है जी। पीतांबर, पीला है अंबर जो, या पीला गगन जिसको कहते हैं। नीलांबर, ये एक जैसे उदाहरण आ गए दो। प्रधानमंत्री, प्रधान है जो मंत्री, ठीक है। अब देखिए, मृग जैसे नयन वाली, पीला है अंबर जो, नीला है अंबर जो, प्रधान है जो मंत्री। ये मृग, पीला, नीला, प्रधान, ये सब क्या है, अभी तक तो आपको समझ आ गया होगा। ये सब क्या है, ये सब है विशेषण। क्या है, विशेषण। और किसकी विशेषता बता रहे हैं, दूसरे वाले पद की, यानी उत्तर पद की। नयन, जिसके नयन कैसे हैं, मृग जैसे, तो नयन की विशेषता बता रहे हैं। यहाँ किसकी विशेषता बताई जा रही है, अंबर की विशेषता बताई जा रही है। यहाँ दूसरे में भी अंबर की विशेषता बताई जा रही है, और यहाँ मंत्री की विशेषता बताई जा रही है जो प्रधान है, ठीक है। तो इसमें ये चीज क्लियर होगी कि जो पहला पद है वो सारे के सारे हमारे पहले पद, जो पूर्व पद हैं, वो हमारे क्या हैं, विशेषण हैं। और वो भी कौन सा विशेषण है, गुणवाचक। ये हम जरूर ध्यान रखेंगे, नहीं तो हम एक और समास है जिसके साथ कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे ये जो पूर्व पद हैं वो रहेंगे विशेषण। कौन सा विशेषण, गुणवाचक विशेषण। और जो उत्तर पद हैं हमारे इधर वाले, ये रहेंगे सारे विशेष्य। तो हमारा इसमें भी विशेष्य प्रधान रहेगा, विशेष्य के आधार पे हमारा अर्थ ग्रहण हो रहा है। तो कर्मधारय समास की परिभाषा हम कैसे लिख लेंगे, परिभाषा में हम लिखेंगे कि कर्मधारय समास में पूर्व पद गुणवाचक विशेषण होता है तथा उत्तर पद विशेष्य होता है। जो बात हमने समझी है वही लिखनी है बस। और इसमें उत्तर पद प्रधान होता है,
थोड़ा स्पीड के कारण लिखाई ऐसी आ रही है, उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी बच्चे। कर्मधारय समास में पूर्व पद गुणवाचक विशेषण होता है तथा उत्तर पद विशेष्य होता है। इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। अब आपको क्लियर हो गया। अब एक चीज और यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट बता देती हूँ कि कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास में एक साथ इसलिए करा रही हूँ क्योंकि बहुत सारी कई बार ऐसे होता है कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास में कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। और कई बार ऐसे भी होता है कि कर्मधारय समास और द्विगु समास में भी हो जाते हैं। जैसे कि मान लो मैं कह दूं ये पंचामृत लिखा, मान लो मैंने पंचामृत, इसको पंचामृत क्या है? 5 अमृत का समाहार है ना। अब कह दीजिए ये तो विशेषता बता रहा है, 5 अमृत है वो उसकी विशेषता आ गई। अब ये बात ध्यान रखनी है कि द्विगु समास और कर्मधारय समास में क्या अंतर है। तो ये आप एक जरूर, मैं आपको स्टार लगा के ये बात बता रही हूँ कि जो कर्मधारय समास में, ये ध्यान रखने वाली बात है, कर्मधारय समास में जो विशेषण होता है प्रथम पद या पूर्व पद, वो क्या होता है? गुणवाचक होता है। प्रथम पद गुणवाचक विशेषण होता है तथा द्विगु समास में जो पूर्व पद होता है या प्रथम पद होता है, पूर्व कह दो चाहे प्रथम कह दो, संख्यावाचक विशेषण होता है। ये ध्यान रखेंगे आप। अगर ये बात ध्यान रहेगी तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे कि इसमें क्या होएगा, गुणवाचक विशेषण होएगा कर्मधारय समास में और संख्यावाचक विशेषण होएगा द्विगु समास में। ये ध्यान रखने वाली बात है। तो इस प्रकार से मुझे उम्मीद है कि आपको कर्मधारय समास समझ आ गया होगा। अब बहुब्रीहि समास करेंगे तब थोड़ा सा फिर से हम कर्मधारय को देखेंगे। अब देखिए अंतिम और छठा समास है हमारा बहुब्रीहि समास। इसको भी हम सबसे पहले उदाहरण के द्वारा ही देखेंगे। मेरा फेवरेट पसंदीदा उदाहरण सबसे ज्यादा गजानन, नीलकंठ। गजानन के पिताजी आ गए, चक्रपाणि, दशानन। अरे हाँ, एक रह गया जो अब मैं 5 नंबर पे लिखना पड़ेगा, ये जरूर बताना है आपको मुझे, पीताम्बर। चलिए जी, गजानन, नीलकंठ, चक्रपाणि, दशानन, पीताम्बर। क्या मैं ये लिख रही हूँ तो आपको लिखने के साथ पता चल रहा है कि मैं किसकी बात कर रही हूँ? ये हमारे क्या हैं? समस्त पद हैं। अब इनका विग्रह करने की आप देखिए कैसे करेंगे, विग्रह कैसे करेंगे अब इनका। गजानन कौन होते हैं? गजानन भाई, चलो मैं इसका विग्रह करके ऐसे लिख देती हूँ, गज के समान, गज के समान आनन, यानी मुख वाला। आपको समझ आ रहा है कौन है ये? गज के समान मुख वाला। ऑब्वियसली अपने आप पता चल रहा है, ये हैं गणेश, श्री गणेश। दिख रहा होगा आपको। नीलकंठ, नीला है कंठ जिनका, कौन हो गए जी? शिव। चक्रपाणि, चक्र है हाथ में जिनके या चक्र को धारण करने वाले, कौन हो गए? विष्णु। दशानन, 10 मुख वाला, किसको बोलते हैं दशानन? रावण। पीताम्बर। अब ये देखिए यहां है मजेदार बात। अब मैंने जब कर्मधारय समास पढ़ाया था तो मैंने पीताम्बर को लिखा था, पीला है अंबर जो, और कर्मधारय समास बताया था, पीला को मैंने क्या कह दिया? पीत को मैंने कह दिया था कि ये विशेषण है। तो यहाँ पे भी वही बात लगनी चाहिए। अब इसका विग्रह देखिए मैं कैसे कर रही हूँ। पीले हैं वस्त्र जिसके, विष्णु, या पीले वस्त्रों को धारण करने वाला। तो पीले हैं वस्त्र जिसके, विष्णु। अब
यहां पर आप कह दो कि जी आपने चेंज कर दिया, इसको मैं सबसे अंत में समझाऊंगी, पहले हम इसको क्लियर कर लेते हैं बहुव्रीहि समास को। गजानन, गज के समान आनंद यानी मुख वाला गणेश, नीला है कंठ जिनका शिव, चक्र है हाथ में जिसके विष्णु, दशमुख वाला रावण। अब ये जो गणेश, शिव, विष्णु, रावण एक अलग ही, जैसे गजानन बोलते ही समझ में आ गया था कि ये किसकी बात हो रही है, गणेश की बात हो रही है, इतना लंबा लिखने की आवश्यकता ही नहीं थी। नीलकंठ बोलते ही पता चल रहा है किसकी बात हो रही है, शिव की बात हो रही है। चक्रपाणी बोलते ही पता चल रहा है कि किसकी बात हो रही है, विष्णु की बात हो रही है। दशानन बोलते ही पता चल रहा है कि किसकी बात हो रही है, रावण की बात हो रही है। पीताम्बर किसको बोलते हैं, विष्णु को भी बोलते हैं। तो अब ये जो सारी बातें हैं, इससे निकल के यही सामने आ रहा है कि ये जो समस्त पद होता है यह किसी तीसरे की ओर इशारा करता है, यानी इसके भी पद तो दो ही हैं, देख लेते हैं हम इसमें भी दो पद, गज, नील, चक्र, दश, पीत, ये सारे प्रथम पद हैं और ये उत्तर पद हैं, जो बच गए ये इधर वाले उत्तर पद हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो सारे हैं इसमें विशेषण भी हैं, है ना, संख्यावाचक विशेषण भी है, गुणवाचक विशेषण भी है, फिर भी ये ना तो कर्मधारय समास है ना ये द्विगु समास है, फिर ये बहुव्रीहि समास क्यों है? बहुव्रीहि समास इसलिए है क्योंकि इसमें ना तो प्रथम पूर्व पद प्रधान है, यहाँ हात्य का कोई लेना देना नहीं है, ना ये मुख का कोई लेना देना है, ना तो उत्तर पद प्रधान है ना पूर्व पद प्रधान है, जबकि प्रधान क्या है, कुछ तीसरा और, कौन, गणेश। ठीक है, यहाँ गज से मतलब नहीं है, हाथी से हमें कोई मतलब नहीं है, यहाँ नीले से हमें कोई मतलब नहीं है, कंठ किसी का भी कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो नीला कंठ किसका है, यहाँ पर किसके लिए आया स्पेसिफिकली, यहाँ वो आया है शिव के लिए। ठीक है, तो जब प्रथम पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान न होकर कोई अन्य पद प्रधान होता है तो कौन सा समास होता है, बहुव्रीहि समास होता है। तो परिभाषा में हम ऐसे ही लिख सकते हैं, पीताम्बर का मैं अभी समझाऊंगी आपको दोबारा से। जब पूर्व पद और उत्तर पद, जो बोला है हमने वही लिख देंगे, बस वही परिभाषा हो जाएगी, दोनों ही प्रधान नहीं होते, यानी इनका कोई लेना देना नहीं होता अर्थ में, जबकि कोई अन्य पद प्रधान होता है, वहां आपको बहुव्रीहि समास होता है। तो जब पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान नहीं होते जबकि कोई अन्य पद प्रधान होता है, वहां बहुव्रीहि समास होता है। अब हम बात कर रहे थे पीताम्बर की। देखिए अब हम पीताम्बर को देखते हैं। ये पीताम्बर शब्द हमने दो बार इसको अलग अलग तरीके से लिखा। अगर मैं इसका विग्रह करती हूँ, ये मेरा समस्त पद है, ये क्या है अपना समस्त पद, इसको हम दो तरीके से विग्रह कर रहे हैं। जैसे पहले मैंने इसके बारे में लिखा, पीला है अंबर जो, अगर मैं इसका विग्रह इस प्रकार से कर रही हूं तो मैं इसको लिख सकती हूं कर्मधारय समास, क्योंकि यहां मैं किसकी विशेषता बता रही हूं, अंबर की विशेषता बता रही हूं। ठीक है, तो ये हो गया गुणवाचक विशेषण और ये हो गया मेरा विशेष्य। कर्मधारय की सारी इसकी शर्तें पूरी हो रही है तो ये कर्मधारय समास है। लेकिन अगर मैं इसका विग्रह करूं ऐसे, पीले हैं वस्त्र जिसके, और आगे मैं लिखूं ऐसे विष्णु, तो ये कर्मधारय समास नहीं होएगा, फिर ये होगा बहुव्रीहि समास। इसी प्रकार द्विगु समास में और बहुव्रीहि में कंफ्यूजन हो तो दशानन, दश, अब जिस किसी 10 मुख किसी भी इंसान के हो, किसी और इंसान के लिए बोले क्या दशानन बना हुआ है तू, तब भी इसका अर्थ क्या आता है, रावण आता है। ठीक है, तो यहाँ क्या आ रहा है, सीधा रावण की ओर इशारा आ रहा है, तो यहाँ सीधा क्या है, तीसरा कोई और पद प्रधान हो रहा है। यहाँ सिर्फ विशेषता नहीं बता रहा, ये इसका दस और आनंद से कोई मतलब नहीं है, ये तीसरा कोई और पद प्रदान कर रहा है। इसलिए दशानन के अंदर कौन सा समास है हमारा, बहुव्रीहि समास।
इस प्रकार बच्चों उम्मीद है आपको समास क्लियर हुए होंगे। फिर भी अगर आप कमेंट जरूर करें, प्लीज मुझे बताएं मैं क्या सुधार कर सकती हूँ। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।